अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फ़ाइन। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेद सऊ, लेक्चरर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हमारा टेस्ट नंबर 7 कंडक्ट हुआ। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे तरीके से देखते जाएँ और नोट्स बनाते जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द पी सब ऑर्बिटल इन द जिंक एटम। जिंक एटम के पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो इसकी कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो ये इसकी कन्फिग्रेशन बनती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, 4s2 और 3d क्या होता है 10 होते हैं। तो इसके पी सब शेल में देख लेते हैं। ये पी सब शेल है और ये वाला पी सब शेल है। तो इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 हैं, तो ये हो गए 6 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 12। तो पी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं जिंक के, वो कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्राउंड स्टेट एन एलिमेंट हैज़ 13 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एम शेल, द एलिमेंट इज़। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, क्रोमियम। देखें, क्रोमियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो ये एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम के केस में। तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 होता है। ये एक्सेप्शनल केस होता है। इस केस में अगर देखे जाए तो ये हमारे पास जो फर्स्ट है इसको के शेल कहते हैं, जिस तरह सेकंड है तो के एल है, और इस तरह जो थर्ड है ये वाला, इसको क्या कहते हैं? एम शेल कहते हैं। तो इस केस में अगर देखा जाए एम शेल, इस तरह ये भी एम शेल में आता है। तो ये 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए, और 3 में डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने हैं? 13 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज़ दी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो 13 इलेक्ट्रॉन है। ये किस केस में है? क्रोमियम के केस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन सी हैं? तो इस केस में अगर देखा जाए तो ये कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। ऑक्सीजन के पास 8 हैं, तो कितने हो गए? 14 हो गए। इसी तरह ये इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। इस तरह कार्बन के पास 6 हैं, नाइट्रोजन के पास 7 हैं, तो 6 और 7 13 और 1 14 हो गया। तो इस तरह इसके पास भी कितने हैं? 14 हैं। तो ये इक्वल इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 0.53 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ Li2+ लिथियम 2+ है, इसका क्या रेडियस होगा? देखें, जब भी आपने किसी एटम को या एलिमेंट को आपने हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के साथ कंपेयर करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, तो इसका सिंपल फार्मूला है रेडियस ऑफ n दैट इज़ इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाई n का स्क्वायर नंबर ऑफ शेल डिवाइडेड बाय z। एटॉमिक नंबर उसका आपको डिटरमाइन हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0.53 मल्टीप्लाई n कितना है? लिथियम 2+ के केस में देखें, 1-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं, तो ओनली 1 शेल जो है रह चुका है, जो कि क्या है? के शेल है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये 1 शेल है, तो 1 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय इसका जो एटॉमिक नंबर है लिथियम का, वो 3 होता है। इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आएगा 0.17 एंगस्ट्रॉम, इसका ऑप्शन रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन द पी एक्स ऑर्बिटल। जो पी एक्स ऑर्बिटल है, दिस इज द पी एक्स, इसमें एक नोडल प्लेन है। इसी तरह आपके पास अगर पी वाई है तो उस केस में भी एक नोडल प्लेन होती है। पी जी है तो उसमें भी क्या होती है? एक नोडल प्लेन होती है, ओनली 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, रेडियस रेशो ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसकी रेडियस रेशो की बात करें तो RN मल्टीप्लाई n का स्क्वायर होता है, नंबर ऑफ शेल का स्क्वायर के। इसी तरह R2 की बात करें तो R2 विल बी इक्वल टू दी 4R1 हो जाता है। इसको डिवाइड करें R2 डिवाइडेड R1, तो ये रेशो क्या जाती है? 4 आ जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट की जो रेशो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन L एनर्जी लेवल। L एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, एक तो इसका शॉर्ट फार्मूला है। अगर आपने नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स देखने हैं किसी भी शेल में, तो मेरे नोट्स में भी ये फार्मूला गिवन है। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है n का स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 है। KL सेकंड शेल है, तो इसकी 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स हैं इस L शेल में वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। वैसे भी अगर आप कन्फिगरेशन करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, 1s2, 2s2,
2p6 3s2, इसमें देखें दिस इज़ द के शेल, और 2 वाला जो होता है ये क्या होता है, एल शेल होता है। तो आप देख लें यहाँ से, तो एक एस का है, एक एस का होता है, और 3 किसके होते हैं, पी के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्कैंडियम प्लस 3 आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसका सिंपल फार्मूला है, नोट कर लें बहुत अच्छे तरीके से। इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट का म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और n+2 का अंडर रूट, ये फार्मूला है। और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को n रिप्रेजेंट करता है। स्कैंडियम +3 के केस में अगर देखें, Sc+3 के केस में, तो इसमें कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। इस केस में क्या है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको फार्मूला में पुट करें, म्यू दैट इज इक्वल टू 0+2, तो ओवरऑल इसका आंसर 0 का अंडर रूट लें तो ये भी क्या जाता है, 0 आ जाता है। इट मीन जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट है स्कैंडियम के केस में वो क्या है, 0 है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसी तरह कोई भी आपको आयन दिया गया हो, स्कैंडियम हो, टाइटेनियम हो, वेनेडियम हो, या मैंगनीज हो, या आयरन हो, तो अगर आपसे इफेक्टिव न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाए तो आप उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में देख लें, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैल्यू पुट कर दें और कैलकुलेट कर लें। वेरी सिंपल, नोट कर लें इस फार्मूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग द लोएस्ट वेव नंबर वैल्यू। देखें जो लोएस्ट वेव नंबर वैल्यू होती है दैट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो गैमा की होती है, देन क्या होती हैं, एक्स रेज होती हैं, देन अल्ट्रा वायलेट, और उसके बाद यूवी विजिबल, एंड देन जो है वो आईआर होती है, देन रेड माइक्रोवेव्स होती हैं, और उसके बाद जो सबसे कम एनर्जी होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। एंड सेम जो एनर्जी का रिलेशनशिप है वही सेम टू सेम वेव नंबर का भी है। तो इट मीन जो सबसे कम वेव नंबर की वैल्यू होगी वो किसकी होती है, रेडियो वेव्स की होती है, और सबसे ज़्यादा जो वेव लेंथ की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज़ पॉसिबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, नोट्स में मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये डिस्कशन करवाई हुई है। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत लाजमी क्वेश्चन आ रहा होता है। तो कौन सा सेट जो है क्वांटम नंबर का पॉसिबल है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी देखें वैल्यू जो n = 4 है, ये ठीक है, n = 4, इट मीन l = क्या होगा, 3 होगा, ये भी ओके है। m = -3 है, ठीक है, और s0 फिर पॉसिबल नहीं होगा, s में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, +1/2 ±1/2 ज़रूर होगा, ठीक है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ दी रॉन्ग स्टेटमेंट। इस तरह आप सी पे चले जाएँ, n = 4 यस, l = 1। जब l = 1 है तो इट मीन m की वैल्यू क्या होगी, जब l की वैल्यू 1 है तो इट मीन m की वैल्यू या -1, 0 और +1 हो सकती है, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ m की वैल्यू -2 दी गई है, इट मीन ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। और बी ऑप्शन देखें, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। n की वैल्यू 4 होगी और l की वैल्यू अगर 0 होगी तो डेफिनेटली m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, और इस केस में जो s की वैल्यू है वो ±1/2 पॉसिबल है। तो दीज आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, क्वांटम मैकेनिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखें जो हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक क्वांटम मैकेनिक्स होती है और एक क्लासिकल मैकेनिक्स होती है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है बेसिकली ये जो बिग बॉडीज़ होती हैं जिनकी स्मॉल स्पीड होती है उन पे अप्लाई होती है, जिस तरह न्यूटन के लॉ हैं। न्यूटन के लॉ जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं, ठीक है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करती है, यानी कि बहुत ही स्मॉलर लेवल पे इस काम होती है, ये स्मॉल बॉडीज़ पे काम करती है। इसी तरह स्लो स्पीड होती है उनकी, जो स्लो स्पीड नहीं होती, सॉरी, जो बिग बॉडीज़ की होती है। इस तरह स्पीड ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ये काम नहीं करती, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी काम नहीं करती। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, माइक्रोस्कोपिक लेवल। जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट को आप देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मेजर करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी क्वांटम मैकेनिक्स में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम वाज प्रपोज बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसने दिया था वो था श्रोडिंगर था। श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था। अगर हम बात करें मैक्स प्लॉन्क की, मैक्स प्लॉन्क ने क्वांटम थ्योरी पेश की थी। इसने क्या पेश की थी? क्वांटम थ्योरी को प्रपोज किया था। और इसके अलावा ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है। दिस इज़ द बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी, लेकिन ये दी किसने थी? श्रोडिंगर ने दी थी। इसी तरह डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग ने क्या किया था? ये जस्ट इन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव का कंसेप्ट दिया था कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज़ बिहेव एज अ वेव। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डिटरमाइंड बाय। मैग्नीट्यूड को हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है एस प्लस 1 h/2π। दिस इज़ दी अंडर रूट, ये वाला पार्ट अंडर रूट में और h/2π इसके बाहर है। ठीक है, तो ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला। तो आप देखें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। आप देखें तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, एस को मल्टीप्लाई किया तो ये एस का स्क्वायर है, प्लस एस को 1 से मल्टीप्लाई तो एस है। तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ लिखा है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है या एजीमुथल की बात कर लें, स्पिन के अलावा अगर हम बात कर लें एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम हो तो उसका फार्मूला क्या होगा? वो भी इसी तरह बिल्कुल होता है। वहाँ हम एल की वैल्यू पुट करते हैं एल प्लस 1 और h/2π। तो ये आपने फार्मूला नोट कर लेना। दिस इज़ दी एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप, और ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आप इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब है लोएस्ट एनर्जी, पॉसिबल लोएस्ट जो एनर्जी होती है इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज़ गिवन बाय दी। इसका जो करेक्ट फार्मूला है वो है सी। क्या फार्मूला है? सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसकी फार्मूला है He = h² ओवर 8ma का स्क्वायर। स्टूडेंट ये बात यहाँ नोट कर लीजिएगा कि इस केस में इसकी जो एनर्जी होती है, इवन लोएस्ट जो एनर्जी लेवल होता है तो उसकी भी वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो नहीं होती, उसकी वैल्यू भी ज़ीरो नहीं होती। उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो इसी फार्मूले से फाइंड आउट की जाती है। और अगर आपने मैक्सिमम और nth ऑर्बिट की फाइंड आउट करनी है तो सिंपल है, E = n का स्क्वायर h² ओवर 8ma का स्क्वायर। तो देन आपने मैक्सिमम के लिए ये वर्ड यूज़ करना है या हायर ऑर्बिट के लिए, और लोएस्ट के लिए ये, लेकिन ज़ीरो इसकी कभी नहीं होती, ये नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताल्लिक जो है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखिए, इट इज़ अ 2 डायमेंशनल, येस करेक्ट स्टेटमेंट है। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो 2 डायमेंशनल था। इट कैन नॉट एक्सप्लेन दी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, येस ये भी करेक्ट है। बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है ना वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं करता, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इसी तरह ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये वैलिड होता है, ये भी करेक्ट है, ये भी। इसी तरह एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखें जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था, बोहर का एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सी जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है वो वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता? पोलराइजेशन, ये भी वेव के लिए है, वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है। इस तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी वेव नेचर के लिए है। इसी तरह डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी वेव के लिए है। इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है कि डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट था वो भी वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसी तरह रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है और इसके अलावा रिफ्रैक्शन है, ये सारे के सारे वेव नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है दिस एक्सप्लेन दी पार्टिकल नेचर, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देता है। और इसके अलावा जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये भी पार्टिकल नेचर के बारे में है, नोट कर लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ एग्जाम में ज़रूर आ रही होती हैं। कॉम्पटन इफेक्ट है और इसके अलावा जो पेयर प्रोडक्शन है ये भी किसके बारे में? दिस इज़ दी पार्टिकल नेचर, ये भी पार्टिकल नेचर के लिए, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर के लिए
वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हु फर्स्ट प्रोपोज द आइडिया ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखें, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो डुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आइंस्टाइन ने, जो कि इक्वेशन दी थी E=mc² की। फिर इसके बाद फिर डी ब्रॉगली ने वर्क किया और फिर अपनी इक्वेशन उसने फाइंड आउट की थी। तो डी ब्रॉगली ने इसको क्या किया था, एक्सटेंड किया था इस कॉन्सेप्ट को। तो डी ब्रॉगली बेसिकली उसने एक्सटेंड किया था बाय डी ब्रॉगली, और उसके बाद इसको वेरीफाई किया था हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, इसको वेरीफाई किया गया था द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पोटाशियम 40 है, कैल्शियम 40 है, आर्गॉन 40 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखें, जो इनके एटॉमिक मैसेज क्या हैं, सेम हैं। एटॉमिक मैसेज बेसिकली इनके सेम आ रहे हैं। तो जिनके एटॉमिक मैसेज सेम होते हैं उनको आइसोबार्स कहा जाता है, और एटॉमिक नंबर इनके क्या है, डिफरेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, जो एलिमेंट की वैलेंसी को डिस्क्राइब करता है वो हॉर्न्स रूल डिस्क्राइब करता है। बिकॉज हॉर्न्स रूल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर पहले इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए। जब सारे ऑर्बिटल फिल हो जाते हैं तो फिर डबली फिल्ड होना चाहिए। तो इस केस में हमें उसकी वैलेंसी का अंदाज़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह कार्बन है, तो कार्बन के पास जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। तो ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो 1s2, 2s2 और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो 1s2 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के p में चला जाता है, तो ये px, py, pz। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किस में बॉन्डिंग के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। और यही इसकी जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही कार्बन की क्या कंसीडर की जाती है, वैलेंसी। तो 4 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी होती है। तो इस तरह हॉर्न्स रूल बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी भी एलिमेंट या एटम की वैलेंसी के बारे में। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द नोडल प्लेन ऑफ ऑर्बिटल। कोई भी नोडल प्लेन है, कोई भी ऑर्बिटल है, दिस इज द नोडल प्लेन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द डी ऑर्बिटल विच हैज़ ओनली 2 लोब्स। तो डी के डिफरेंट ऑर्बिटल हैं, डी एक्स की 2, माइनस वाई की 2 है, डी जी की 2 है, टी एक्स वाई है, डी वाई जेड है। तो इसमें जो डी जी की 2 है ये इस तरह का ऑर्बिटल होता है, और इसके पास कितने लोब्स होते हैं, ओनली 2 लोब्स होते हैं। कितने होते हैं, ओनली 2 लोब्स इसके पास हैं, डी जी की 2 बस, बाकी सब के पास 4 लोब्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फॉर विच स्पीशी बोहर थ्योरी डज नॉट अप्लाई। किस स्पीशी के लिए बोहर की थ्योरी अप्लाई नहीं होती। देखें, जो बोहर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था उसने यूनी इलेक्ट्रॉनिक, किस पे काम किया था, यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे इसने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखें कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यस, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन रह चुका है, यहाँ भी एप्लीकेबल है। लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, तो यहाँ भी एप्लीकेबल है। जबकि बेरिलियम के केस में बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। दिस इज़ दी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहाँ बोहर का थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑर्डर इन केस ऑफ इमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, ये एक्सरे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, जो के सीरीज़ होती है उसकी जो वेव लेंथ होती है वो सबसे कम होती है, फिर उसके बाद के के बाद एल सीरीज़ होती है, उसकी वेव लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, एम की और बढ़ जाती है, एन की और बढ़ जाती है। तो वेव लेंथ का ऑर्डर देखें तो के सीरीज़ की वेव लेंथ सबसे कम, एल की और देन एम की, बाकी इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, अ क्वांटम नंबर विच इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने जो क्वांटम नंबर को सॉल्व किया था वो प्रिंसिपल को भी सॉल्व किया, उसका कॉन्सेप्ट दिया, इस तरह एजीमुथल को भी दिया, और मैग्नेटिक। तो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो ये अच्छे तरीके से इसको नोट कर लें, बिकॉज इट इज़ द इलेक्ट्रॉन स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, और इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को जो प्रपोज किया था वो एलन बेथ एंड गोल्ड्स शिमदित ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,
N+L रूल इज़ आल्सो नाउन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें डिफरेंट नेम्स हैं, मेडलंग रूल भी इसको कहा जाता है, डायगोनल रूल भी इसको कहा जाता है, जेनेट रूल भी इसको कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो इसको नोट कर लें, अपनी टेक्स्ट बुक पे भी ऐड कर लें इसको। तो N+L रूल के डिफरेंट नाम हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी एक दो नाम हैं, तो आप देख लीजिएगा। 26 है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच n इज़ इक्वल टू 4 एंड s इज़ इक्वल टू +1/2। वो कहता है कि n है 4 है, KLMN, n शेल है। तो n शेल में डेफिनेटली आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर s की वैल्यू उसने हाफ दी हुई है, यानी कि +1/2, उसमें -1/2 की वैल्यू दी नहीं हुई। याद रखिएगा, ये जो s की वैल्यू होती है +-1/2, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी स्पिन इस तरह होती है। तो इसका मतलब है हाफ इलेक्ट्रॉन हमने काउंट करना है, तो 32 को 2 पे डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट इसका आंसर क्या आएगा, 16 इलेक्ट्रॉन आएगा। सो करेक्ट क्वेश्चन इज सी। इसके अलावा भी कोई और मेथड भी आप देखना चाहते हैं, जिस तरह बुक पे दिया गया है, और उसकी n की वैल्यू फिर l की वैल्यू निकालें, कौन सी पॉसिबल, फिर m की निकालें और फिर उसके बाद s की निकालें और फिर इलेक्ट्रॉन को काउंट करें, तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू -1 है। देखें n इज इक्वल टू 3 और फिर उसने फिक्स कर दिया कि l की वैल्यू 1 हो। जब l की वैल्यू 1 है तो इट मीन इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं m की, या तो -1 होती है, या क्या होती है 0 होती है, या क्या होती है +1 होती है। फिर और इसने स्पेसिफाई कर दिया कि आपने m की वैल्यू -1 लेनी है। तो आपने देखना है कि -1 है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं। तो इसका मतलब है m-1 ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। किसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपने देखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि Fe2+ है, जब आप इसकी कन्फिग्रेशन करें तो Fe2+ के केस में जो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैंगनीज 2+ को देखें तो इसमें 5 हैं। इस तरह टाइटेनियम 2 के प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड, और क्रोमियम 2 के प्लस भी क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो फार्मूला तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था मैग्नेटिक मूवमेंट का, दैट इज़ इक्वल टू n+2 का अंडर रूट। तो आप कैलकुलेट करें तो आयरन की ऑलमोस्ट वैल्यू 4.9 आएगी, मैंगनीज़ की आती है 5.9 आती है, इसी तरह टाइटेनियम की आपकी 2.4 आएगी, और क्रोमियम की है ये भी 4.9 आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है मैग्नेटिक मूवमेंट की, मैंगनीज़ की है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, लिमिटिंग लाइन ऑफ बॉल्मर सीरीज लाइज। देखें जो बॉल्मर सीरीज़ है ये विजिबल लाइट में एग्जिस्ट करती है, इसकी जो रेंज है विजिबल में है, लेकिन इसकी जो लिमिटिंग लाइन है ये एफएससी की बुक में बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन मौजूद है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। तो इसकी जो लिमिटिंग लाइन है वो किस में एग्जिस्ट करती है, यूवी रेंज में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फिलिंग 4f इंटरिंग द इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। देखें सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है इसकी n+l वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4f की n+l वैल्यू निकालें तो 4 प्लस f की वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट जो अगर हम बात करें f की वैल्यू के केस में l की वैल्यू होती है 3, l की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। तो ये टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी 7 बन जाएगी। इसी तरह 6s की निकालें तो 6s के केस में 6 प्लस s के केस में l की वैल्यू 0, तो ये टोटल कितनी हो गई 6 हो गई। यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं है 6s के केस में, ठीक है। इसी तरह आप 6p में चले जाएँ, इस केस में देखें तो 6p के केस में l की वैल्यू 1, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 7। अब देखें ये दोनों सेम है, तो n+l रूल के अकॉर्डिंग अगर n+l वैल्यू सेम आ जाती है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ n की वैल्यू स्मॉल होती है। तो 4f की वैल्यू जो है वो क्या है, ये स्मॉल है, क्या है स्मॉल है। उसके बाद आप देखें इसका जो b है 5d के केस में, तो इस केस में देखें तो 5 प्लस d की वैल्यू 2, यहाँ भी क्या है 7। तो आप देखें तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इस केस में जो n+l की वैल्यू यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन ये जो 5 है यहाँ n की वैल्यू स्मॉल है। जब n की वैल्यू स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री होगी, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो 5d में है ना कि 6p में है। हाँ बाद में इसमें पॉसिबिलिटी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ये थी जी आज की डिस्कशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको नोट कर लें, नोट्स बना लें
और इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट की अच्छी सी तैयारी करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।